नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य भाग 5। मौर्य साम्राज्य भाग 5 में आज हम पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के अभिलेख। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो बायोग्राफी पढ़ी है, जीवनी पढ़ी है सम्राट अशोक की, पूरी ऐतिहासिक जानकारी, उससे निकलकर सामने जो अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वो है आपके सम्राट अशोक के अभिलेख। सम्राट अशोक के अभिलेख जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कितने भागों में बंटे हुए, सर्वप्रथम इन अभिलेखों की खोज किसने की है, सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी ने इसको पढ़ा था, कब पढ़ा था, खोज कब हुई थी, कितने भागों में बांटे गए हैं। और अगर पूछ ले गुहा लेख कहाँ से मिले, स्तंभ लेख कहाँ से मिले, स्तंभ लेख या शिलालेख जो हैं इसमें वर्णित विषय वस्तु के कई बार सवाल अपने से पूछे गए हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं सम्राट अशोक के अभिलेख। सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे अभिलेख वाला जो अपना ऐतिहासिक वीडियो था उसके अंदर अभिलेख की संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। किसी राजा, सामंत या फिर किसी शासक की यशोगाथा, वीर गाथा या कीर्ति को किसी कठोर सतह या प्रस्तर पर उत्कीर्ण करवाने को ही अभिलेख कहा गया है। और अभिलेख को जो भाग हैं इनमें शिलालेख आते हैं, स्तंभ लेख आते हैं, गुहा लेख आते हैं, ताम्रपत्र लेख, ये सारे जो पुरातात्विक स्रोत जो हैं ये अभिलेख के तहत पढ़े जाते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं सम्राट अशोक के अभिलेख। अभिलेख जो हम शुरू करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें जानने को मिलता है कि भारत में अभिलेखन का प्रचलन जो किसने करवाया था, तो नाम आता है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक के द्वारा भारत में अभिलेखन का प्रचलन शुरू करवाया था। और सम्राट अशोक को अभिलेख लिखवाने की जो प्रेरणा है ये कहाँ से मिली है, ये भी सवाल एक बार पूछा गया। तो ईरान के शासक से सम्राट अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा मिली है। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं ये कितने भागों में बांटे गए हैं। तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में इन्हें वर्गीकृत किया गया। 3 भागों में इनको वर्गीकृत किया है। तीनों भाग कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे शिलालेख के बारे में। किसके बारे में? शिलालेखों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे स्तंभ लेख के बारे में बात करेंगे। और स्तंभ लेख के बाद में हम बात करने वाले हैं गुहा लेख के बारे में। किसके बारे में? गुहा लेख के बारे में हम बात करने वाले हैं। गुफाओं के अंदर जो कठोर सतह या फिर प्रस्तर या फिर चट्टान के ऊपर लिखा गया लेख, गुहा लेख। अब हम बात करते हैं कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख हमने पढ़े हैं अर्थात इनकी खोज जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा इसकी खोज की गई, तो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है टी फैंतलर। अंग्रेज अधिकारी टी फैंतलर के द्वारा इन अभिलेखों की खोज की गई थी। यह अभिलेख कब खोजे गए हैं टी फैंतलर के द्वारा? तो समय बताया जाता है 1750 ईस्वी। 1750 ईस्वी में इन अभिलेखों को खोजा गया था। तो बात कर लेते हैं इन अभिलेखों के अंदर सम्राट अशोक ने कौन सी भाषाओं का यूज किया गया। तो भाषाएं जो लिखी गई हैं इन अभिलेखों के अंदर यूज ली गई है, उन भाषाओं के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम बात आती है ब्राह्मी भाषा। दूसरी जो भाषा लिपि यूज की गई है इन अभिलेखों को लिखने में वो बताई जाती हैं आपके खरोष्टी। तीसरी जो लिपि देखने को मिलती है इसका नाम है आपके ग्रीक। और चौथी और अंतिम लिपि जो देखने को मिलती है इसका नाम बताया जाता है
अरे माइक। कई बार इनके बारे में भी अपने से सवाल पूछा जा सकता है। अगर पूछ ले कि भारत में लिखे गए जो अभिलेख हैं सम्राट अशोक के, उनमें सबसे ज़्यादा जो भाषा यूज की गई, लिपि यूज की गई है, वो है आपके ब्राह्मी भाषा। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो अभिलेख लिखे गए सम्राट अशोक के, वह ब्राह्मी भाषा में। और अगर पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक अभिलेख, क्या सर्वाधिक अभिलेख जो हैं वो किस भाषा में देखने को मिलते हैं, तो नाम आता है खरोष्टी भाषा। खरोष्टी भाषा के जो अभिलेख है सर्वाधिक भारत के अंदर लिखे गए थे। उसके बाद उत्तर और पश्चिम क्षेत्र के अंदर अर्थात गांधार, हिंद यवन जो क्षेत्र हैं, ग्रीक प्रदेश यूनानियों का जहां पर प्रभाव रहा है, यहां पर सम्राट अशोक ने ग्रीक और अरेमाइक जो लिपि है इसका यूज किया था। हमने भाषाओं के बारे में पढ़ लिया है। सम्राट अशोक के अभिलेखों के 3 वर्गीकरण जो है उनके बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं सम्राट अशोक जो हैं इनके सर्वप्रथम शिलालेखों के बारे में। सम्राट अशोक के जो अभिलेख हमें पढ़ने को मिलते हैं उनमें सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं शिलालेख। शिलालेख जो हमें 14 मिले हैं, 14 शिलालेखों की खोज से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। जो 14 शिलालेख है उनकी डिटेल हमें पूछी जा सकती है, जिनमें सर्वप्रथम 8 जो शिलालेख है सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। बाद में हम बात करेंगे इन 14 शिलालेखों के अंदर विषय वस्तु अर्थात सम्राट अशोक ने 14 शिलालेखों के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन किया है, इनकी डिटेल लिखवाई है। आगे बढ़ते हैं। अभिलेखन जो सम्राट अशोक के बारे में हमने जानकारी ली है, तो अब हम बात कर लेते हैं सम्राट अशोक के शिलालेख। शिलालेख से संबंधित सर्वप्रथम जो सवाल हमें पूछे जाते हैं, अशोक के जो शिलालेख हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके खोज वो जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। तो अशोक के जो शिलालेख हम पढ़ने जा रहे हैं, इनमें सर्वप्रथम जो शिलालेख आ रहा है उसका नाम है शाहबाजगढ़ी। क्या नाम? शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी का जो शिलालेख है सम्राट अशोक के द्वारा लिखा गया, ये शाहबाजगढ़ी कहाँ पर पड़ता है, तो जगह का नाम बताया जाता है पेशावर। पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। चूंकि हम शिलालेख पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे इनकी खोज की। तो शाहबाजगढ़ी नामक जो शिलालेख हैं इसकी खोज कब और किसके द्वारा की गई थी, तो शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख हैं इसकी खोज 1936 ईस्वी कब बताया जाता है, 1936 ईस्वी में अंग्रेज जो पुरातात्विक अधिकारी था जिसका नाम था कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा इस शिलालेख की क्या की गई थी, खोज की गई थी। तो पहला शिलालेख हमने पढ़ लिया। नंबर 2, दूसरा जो शिलालेख है उसका नाम है मानशहरा। मानशहरा कहाँ पर पड़ता है? मानशहरा जो पड़ता है आपके हजारा प्रांत कहाँ, किस देश में पड़ता है, तो नाम बताया जाता है पाकिस्तान। दूसरा जो शिलालेख हमें देखने को मिलता सम्राट अशोक का जिसका नाम है मानसेरा, यह हजारा प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और उसकी खोज जो 1889 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा खोज जो की गई है सन 1889 ईस्वी। 1889 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कनिंघम जिन्होंने पुरातात्विक विभाग के सर्वेक्षण डायरेक्टर के थोड़े समय तक काम भी किया था। अब हम बात करते हैं नंबर 3। तीसरा जो शिलालेख हमें देखने को मिलता है इसका नाम है कालसी जो स्थित सम्राट अशोक का जो शिलालेख है ये कहाँ पर पड़ता है, तो जगह का नाम बताया जाता है देहरादून पड़ता है आपके वर्तमान इंडिया के उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में यह देहरादून
पड़ता है। उत्तराखंड जो देखने को मिलता है जहाँ पर स्थित है देहरादून। दून का अर्थ क्या होता है कि पहाड़ों के पाँव में बसा हुआ जो गांव है उसे देहरादून के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड से संबंधित हमने जानकारी ले ली है। कालसी देहरादून जो शिलालेख खोजा गया था। अब हम बात करते हैं कालसी का जो शिलालेख है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो 1860 ईस्वी। 1860 ईस्वी, सन 1860 ईस्वी में यह शिलालेख जो है अंग्रेज अधिकारी जो फॉरेस्ट के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? फॉरेस्ट के द्वारा यह शिलालेख खोजा गया था। नंबर 4, 14 शिलालेखों के अंदर चौथा जो इंपॉर्टेंट शिलालेख है इसका नाम है गिरनार पड़ता है आपके गुजरात के अंदर। गिरनार स्थित गुजरात का जो शिलालेख सम्राट अशोक का, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो समय बताया जाता है 1822 ईस्वी कर्नल जेम्स टोड द्वारा। सन 1822 ईस्वी कर्नल जेम्स टोड द्वारा इस अभिलेख की खोज की गई थी। कर्नल जेम्स टोड, अगर इनकी पुस्तकों की बात करें तो पुस्तक का नाम द एनल्स एंड द एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान, जिनमें राजस्थान और भारत के बहुत सारे किलों का ऐतिहासिक विवरण हमें देखने को मिलता है। यह जो पुरातात्विक अधिकारी हैं यह घोड़े के साथ में आवागमन करता था, जिसके कारण इसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5। 5वां जो शिलालेख खोजा गया था जिसका नाम है दौली कहाँ पड़ता है, तो दौली पड़ता है पुरी में। पुरी कहाँ पड़ता है, तो स्टेट का नाम बताया जाता है उड़ीसा में पड़ता है आपके पुरी। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो खोज की गई 1837 ईस्वी में जो अंग्रेज अधिकारी किट्टो के द्वारा। सन 1837 ईस्वी में किट्टो द्वारा 1837 ईस्वी में किट्टो के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नंबर 6, छठा जो इंपॉर्टेंट शिलालेख हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है जोगढ़ कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है गंजाम किस राज्य का क्षेत्र बताया जाता है, तो गंजाम भी आपके उड़ीसा से बिलोंग करता है। गंजाम जो क्षेत्र है स्थित जोगढ़ का जो शिलालेख सम्राट अशोक का, यह किसके द्वारा खोजा गया था, जोगढ़। तो जोगढ़ का जो शिलालेख सम्राट अशोक का ये खोजा गया 1850 ईस्वी में इलियट द्वारा। सन 1850 ईस्वी में इलियट द्वारा इस शिलालेख की क्या की गई ही, खोज की गई थी। नंबर 7, 7वां जो इंपॉर्टेंट शिलालेख हमें देखने को मिलता है सम्राट अशोक का, उसका नाम बताया जाता है एरागुंडी का जो शिलालेख है सम्राट अशोक के द्वारा जो लिखवाया गया है, यह कहाँ पर पड़ता है, तो जगह का नाम पड़ता है कर्नूल जो वर्तमान एपी अर्थात आंध्र प्रदेश में पड़ता है एरागुंडी। तो एरागुंडी की जो खोज है यह किसके द्वारा की गई है, तो एरागुंडी की खोज 1829 ईस्वी में। सन 1829 ईस्वी में यह जो खोज की गई है ये की गई थी अनुघोष द्वारा। अनुघोष जो पुरातात्विक सर्वेक्षण खोज करने का कार्य करते थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। सबसे अंतिम 8वां जो इंपॉर्टेंट जो शिलालेख सम्राट अशोक का जिनसे निकल कर सवाल आए अपने लिए आज तक, उसका नाम है शौपारा का शिलालेख। शौपारा जो शिलालेख है यह हमें कहाँ से मिला है, तो शौपारा जो है यह मिला है हमें थाना महाराष्ट्र से खोजा गया शिलालेख। शौपारा का जो अभिलेख है इसकी खोज 1922 ईस्वी में भगवान लाल द्वारा। सन 1922
ईस्वी में भगवान लाल के द्वारा इस शिलालेख की खोज की गई थी। तो साथियों, हमने अशोक के जो प्रमुख शिलालेख है जिनमें शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगढ़, एरागुंडी, शोपारा इंपॉर्टेंट रूप से जिनसे सवाल निकल कर आए हैं, इनके बारे में खोज, जगह, स्थिति या फिर किसके द्वारा कब खोजा गया है, इसके बारे में हमने बात की है। और इसके अलावा अगर बात करें शिलालेख संख्या, इससे आगे शिलालेख संख्या अगर 11, 12 और 13 की बात करें, 11 शिलालेख, 11, 12, 13 जो ये शिलालेख मिले हैं, ये हमें कहाँ से मिले हैं? स्वाभाविक सी बात है, इनके नाम 1 से 2 बार आ रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा इनकी डिटेल नहीं बता रहे। तो सबसे पहले जगह का नाम आता है धौली। क्या नाम? धौली। और उसके बाद में नाम आ रहा है आपके जोगढ़ और अंतिम जगह का नाम कलिंग क्षेत्र आदि से इन अभिलेखों को खोजा गया था। तो सम्राट अशोक के जो इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं, इनसे इनकी जगह किस राज्य में, देश में है, कब खोजे गए, किसके द्वारा खोजे गए हैं, इनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। अब हम साथियों आगे बात करने जा रहे हैं सम्राट अशोक के 7 जो स्तंभ लेख हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आप इन अभिलेखन जो ये डिटेल है ऐतिहासिक, इनको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपने नोट्स भी बनाकर संजो कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है, अग्रिम जो प्रतियोगिता परीक्षा है, इनके लिए 4 चांद अपनी प्रतियोगिता में लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं शिलालेख के बाद में अब हम बात करते हैं स्तंभ लेख के बारे में। किसके बारे में? स्तंभ लेख के बारे में बात कर लेते हैं। स्तंभ लेख हमें कहाँ से मिले हैं और इनकी ऐतिहासिक जानकारी क्या हमें पढ़ने को मिलती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सम्राट अशोक के जो स्तंभ लेख हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। स्तंभ लेख, सम्राट अशोक के जो स्तंभ लेख हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो स्तंभ लेख आता है जिसका नाम है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख है, यह स्तंभ लेख किसके द्वारा कहाँ स्थापित करवाया गया था, यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो तुगलक वंश का एक शासक हुआ था जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को कहाँ स्थित करवाया गया? दिल्ली में इसे स्थापित करवाया गया था। तो नंबर 1 हमने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के बारे में जानकारी ले ली। नंबर 2, दूसरा जो स्तंभ लेख है इसका नाम है दिल्ली मेरठ का जो स्तंभ लेख है, इसकी जो ऐतिहासिक जानकारी, जो सवाल पूछे जाते हैं वही जानकारी इसे भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे भी दिल्ली में स्थापित करवाया गया। स्तंभ लेख जो हैं इनसे सवाल निकलकर अक्सर अपने सामने आए हैं। वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसके ऊपर वृषभ का चिन्ह अंकित है? वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसको जो लेख विहीन है? वह कौन सा स्तंभ है जिसको कौशाम्बी से हटवाकर इलाहाबाद में सम्राट अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था? वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें बौद्ध, आजीवक, भिक्षु व निर्ग्रंथ आदि जो समुदाय है इनका डिटेल हमें पढ़ने को मिलता है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 3, तीसरा जो स्तंभ लेख है इसका नाम बताया जाता है लोरिया अरराज का जो स्तंभ लेख है इसकी जानकारी पूछी जा सकती है। ये कहां से मिला? तो जगह का नाम बताया जाता है बिहार के चंपारण जिले से, बिहार के चंपारण जिले से खोजा गया लोरिया
अर्राज। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। चौथा जो स्तंभ लेख है उसका नाम बताया जाता है आपके लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ जो है यह भी आपके चंपारण में पड़ता है। चंपारण जिला कहाँ किस राज्य में पड़ता है? तो जगह का नाम है आपके बिहार। बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा हमने कल जानकारी ले ली। नंबर 5। पांचवा जो स्तंभ लेख हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा। रामपुरवा स्तंभ। रामपुरवा जो स्तंभ है यह कहाँ पर पड़ता है? रामपुरवा जो स्तंभ लेख है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बताया जाता है? वैसे जगह का नाम तो आपके चंपारण। चंपारण जिला। चंपारण जिला से ये खोजा गया। और बताना चाहता हूँ कि यह जो स्तंभ लेख है इसके ऊपर जो चित्र हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है वृषभ। वृषभ कहते हैं बैल को। अगर पूछ ले व्याघ्र किसे कहते हैं? व्याघ्र कहते हैं शेर को। बात करते हैं और इसकी ऐतिहासिक जानकारी कि रामपुरवा स्तंभ लेख जो है यह स्तंभ लेख विहीन है। कैसा है? इस पर किसी भी प्रकार का कोई लेख अंकित नहीं किया गया। तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभ लेख के बारे में जानकारी ली। नंबर 6। छठा जो स्तंभ लेख हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम बताया जाता है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। अब प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ था, इसको बाद में कहाँ पर स्थापित करवाया गया था तो बता देता हूँ। प्रयाग स्तंभ लेख जो हैं इसे सम्राट अकबर द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद में स्थापित। सम्राट अकबर के द्वारा इस स्तंभ लेख को कौशाम्बी से हटवाकर इलाहाबाद, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जहां पर कुंभ का मेला भरता है। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख जो है इसमें सम्राट अशोक की जो पत्नी चारुवकी है उसके दान प्रवृत्ति का उल्लेख भी हमें पढ़ने को मिलता है। नंबर 7। 7वां जो स्तंभ लेख है उसका नाम है दिल्ली टोपरा। स्वाभाविक सी बात है 1 से 2 से 3 स्तंभ लेख मिल सकते हैं। टोपरा, दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा जो है ये अपने आप में क्यों ऐतिहासिक जानकारी रखता है इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो यह जो दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख है इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है तो बताना चाहूँगा बोध आजीवक भिक्षु व निर्ग्रंथ भिक्षुओं, बोध आजीवक भिक्षुओं व निर्ग्रंथ बौद्ध भिक्षुओं आदि का वर्णन हमें किस अभिलेख में किस स्तंभ लेख में जानने को मिलता है तो नाम दिल्ली टोपरा। बौद्ध आजीवक, वे बौद्ध भिक्षु को मॉन्क कहते हैं जो जिंदगी जीने के लिए काम रोजगार आदि काम भी करते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं। निर्ग्रंथ, सांसारिक मोहमाया से के बंधनों से जो छुटकारा पाकर जो आपके भिक्षु बन गए हैं, ऐसे साधुओं को निर्ग्रंथ भिक्षु या निर्ग्रंथ साधु के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, हमने सम्राट अशोक के इंपॉर्टेंट जो स्तंभ लेख हैं इनकी ऐतिहासिक जानकारी ली। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक के गुहा लेखों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सम्राट अशोक के अभिलेखों में गुहा लेखों के बारे में। सम्राट अशोक के जो गुहा लेख है इनमें सम्राट अशोक को क्या बताया गया है, सम्राट अशोक को किस प्रकार महान बताया गया है, सम्राट अशोक ने जो गुहा लेख लिखवाए हैं ये कहाँ पर स्थित है, चारों गुफाओं के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सम्राट अशोक के गुहा लेख।
किसके बारे में? गुहा लेखों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गुहा लेख जो हैं सम्राट अशोक के द्वारा जो गुहा लेख लिखवाए हैं सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक द्वारा बिहार के, कहाँ पड़ता है? बिहार के गया जिले में स्थित, बिहार के गया जिले में स्थित बराबर, पहाड़ी का नाम बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी पर लेख उत्कीर्ण करवाए। क्या करवाए? लेख उत्कीर्ण करवाए। किसने? सम्राट अशोक ने। अब जो ये बराबर की पहाड़ियों के अंदर, ये गुफाओं के अंदर जो ये लेख उत्कीर्ण करवाए सम्राट अशोक ने, इन चारों गुफाओं के नाम भी पूछे जा सकते हैं। चार गुफाएं कौन कौन सी, गुफाएं कौन कौन सी बताई जाती हैं, इनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चार गुफाओं के नाम बताइए, या फिर बहुविकल्पी प्रश्न अपने लिए निकल कर सामने आ सकता है। तो सबसे पहली गुफा का नाम है आपके कर्ण। कर्ण के बाद में दूसरी जो गुफा देखने को मिलती है उसका नाम है सुदामा, सुदामा। तीसरी जो गुफा देखने को मिलती है उसका नाम है चौपार, और अंतिम गुफा का नाम जो देखने को मिलता है इसका नाम है विश्व झोंपड़ी। क्या नाम? विश्व झोंपड़ी अंतिम गुफा का नाम देखने को मिलता है। और आज तक इन गुफाओं से इन गुफा लेखों से जो सवाल निकल कर सामने आया है कि इन गुफा लेखों के अंदर सम्राट अशोक को क्या कहा गया है, तो लिखना है गुहा लेखों में सम्राट अशोक को गुहा लेखों में सम्राट अशोक को महाराज कुमार कहा गया है। क्या कहा गया है? महाराज कुमार कहा गया है। इन गुफाओं के अंदर सम्राट अशोक को महाराज कुमार के नाम से व्यक्त किया है। तो हमने सम्राट अशोक के गुहा लेखों के बारे में हमने बात कर ली, और गुहा लेखों के बाद में अब हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के जो 14 शिलालेख मिले हैं, इनमें जो विषय वस्तु क्या लिखी गई हैं उनका उल्लेख भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपके सामने बताता हूं कि दम महामात की नियुक्ति का उल्लेख किस अभिलेख से, अपने शिलालेख से पढ़ने को मिलती हैं। ऋण से मुक्ति का अभिलेख हमें किससे पढ़ने को मिलती हैं। इसके अलावा धर्म सहिष्णुता का उल्लेख हमें किससे पढ़ने को मिलता है। दम के गुण व अंग हमें किस शिलालेख से पढ़ने को मिलते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो गुहा लेखों के बाद में अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु। शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में कौन कौन सी डिटेल लिखवाई है, इसके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रथम शिलालेख के बारे में। प्रथम शिलालेख के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सम्राट अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में कौन सी घटना का वर्णन किया है, कौन सी चीज़ों का वर्णन किया है। तो सम्राट अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में जीव अहिंसा का अर्थ होता है जीवों को नहीं मारे, जीव अहिंसा। इसके अलावा मांस मदिरा का सेवन ना करें, मांस मदिरा। इसके अलावा पशु युद्ध पाबंदी के साथ ही सम्राट अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में दम समाज का निरूपण किया है। दम समाज का
निरूपण, दम समाज का निरूपण सम्राट अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में वर्णित या इसे उत्कीर्ण करवाया। अब हम बात कर लेते हैं सम्राट अशोक के जो दूसरा शिलालेख है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सम्राट अशोक का जो दूसरा या द्वितीय शिलालेख है, इसमें क्या डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है? द्वितीय शिलालेख, सम्राट अशोक के द्वितीय शिलालेख में हमें क्या जानकारी पढ़ने को मिलती है? तो सम्राट अशोक के पुण्य कार्यों का उल्लेख, अशोक के पुण्य कार्यों का उल्लेख, सम्राट अशोक के पुण्य कार्यों का उल्लेख हमें द्वितीय शिलालेख में जानने को मिलता है। अब पुण्य कार्य करवाए क्या क्या थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे चिकित्सा के अलावा औषधालय के अलावा प्याऊ के अलावा कुएं व सराय आदि जो बनवाए हैं सम्राट अशोक ने पुण्य अर्थात धर्म के मार्ग पर चलते हुए, इन कार्यों का उल्लेख हमें किस में पढ़ने को मिलता है? द्वितीय शिलालेख में। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, तृतीय शिलालेख। तृतीय शिलालेख में हमें क्या जानकारी पढ़ने को मिलती है? तृतीय शिलालेख जो सम्राट अशोक के द्वारा लिखाया गया है, इसमें धम्म के गुण व अंग, धम्म के गुण व अंगों के बारे में, धम्म के गुण व अंग जो हैं, इनका विस्तृत वर्णन किसने किया है? सम्राट अशोक ने। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अशोक का धम्म पढ़ लिया है। नंबर 4, चतुर्थ शिलालेख। चतुर्थ शिलालेख के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। चतुर्थ शिलालेख जो है सम्राट अशोक का, इसमें क्या कौन सी डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है? तो सम्राट अशोक ने विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, निष्कलंक का उल्लेख कि अगर हम धर्म के मार्ग पर रहे, धर्म से संबंधित काम किया, दम समाज का हिस्सा बने, तो जब हमारी मृत्यु होगी तब हमें लेने स्वर्ग से विमान आएगा, हस्ती यानी हाथी आएगा। इसका उल्लेख किया है सम्राट अशोक ने। अगर बाय द वे जिंदगी अपनी निष्कलंक रही तो ये विमान दर्शन और हस्ती दर्शन का उल्लेख मिलता है। नंबर 5, पंचम शिलालेख के बारे में जानकारी लेते हैं। पंचम शिलालेख जो है, इसमें दम महामात की नियुक्ति, दम महामात की नियुक्ति का वर्णन हमें पंचम शिलालेख में पढ़ने को मिलता है। नंबर 6, शिलालेख। षष्ठ शिलालेख में हमें क्या जानकारी पढ़ने को मिलती है, जो सम्राट अशोक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था? तो इसमें ऋण से मुक्ति बताई जाती है। किससे? ऋण से मुक्ति। 3 प्रकार के ऋण बताए जाते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और इसके अलावा ऋषि ऋण या गुरु ऋण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नंबर 7, 7वां जो सप्तम शिलालेख है, इसमें हमें क्या जानकारी पढ़ने को मिलती है, जो सम्राट अशोक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था? तो सप्तम शिलालेख में हमें जो जानकारी मिलती है, इसमें धर्म सहिष्णुता का उल्लेख पढ़ने को मिलता है। धर्म सहिष्णुता का का उल्लेख सम्राट अशोक ने अपने किस अभिलेख में किया है? तो नाम है सप्तम शिलालेख। नंबर 8वां जो शिलालेख है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अष्टम शिलालेख में हमें क्या जानकारी पढ़ने को मिलती है? तो सम्राट अशोक ने अपनी धम्म यात्राओं का वर्णन किया है। धम्म यात्राओं का वर्णन,
दम यात्राओं का वर्णन, धम्म यात्राओं का वर्णन किया। मैं मुख्य रूप से आपको धम्म के प्रमुख जो जगह हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाम है लुम्बिनी, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद में सारनाथ, जहां पर इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। उसके बाद में गया, जहां पर सर्वाधिक वह रहे। और उसके बाद में कुशीनारा, जहां पर इन्होंने देह त्यागी। और अंत में जो बताया जाता सांची, जहां पर उनका प्रसिद्ध स्तूप बनवाया गया सम्राट अशोक के द्वारा। अब हम बात करते हैं नंबर 9, नौवा जो शिलालेख है, नवम शिलालेख। नवम शिलालेख, नवम शिलालेख में हमें कौन सी जानकारी पढ़ने को मिलती है जो सम्राट अशोक के द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई थी? तो इसमें बताया गया धम्म मंगलम, स्वर्ग प्राप्ति, निरर्थक मंगलम, सामाजिक कर्मकांड, रोग, विवाह। डिटेल हम अभी बता देते हैं। धम्म मंगलम, स्वर्ग प्राप्ति। अगर आप धम्म से जुड़े हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सम्राट अशोक ने अपने नवम शिलालेख में इसको वर्णित किया। अगर बाय द वे आप धम्म समाज से हटे, निरर्थक मंगलम, आपका जीवन पूरा निरर्थक रहा, तो आपको रोग हो जाएगा, आपका विवाह होगा, आप कर्मकांड के फेरबदल में फंस कर रह जाओगे। तो लिखना है निरर्थक मंगलम। इसमें रोग, विवाह और सामाजिक कर्मकांड, सामाजिक कर्मकांड के फेरबदल में आदमी फंसकर रह जाएगा, जिसका वर्णन सम्राट अशोक ने अपने नवम शिलालेख के अंदर किया है। इसके बाद में नंबर 10, दशम शिलालेख। दशम शिलालेख, दशम शिलालेख जो है सम्राट अशोक का, इसमें हमें क्या जानकारी पढ़ने को मिलती है? तो सम्राट अशोक ने अपने दशम शिलालेख में दुष्प्रवृत्तियों की आलोचना, दुष्प्रवृत्तियों की आलोचना किसने की है? सम्राट अशोक ने। अब हम बात करते हैं एकादश शिलालेख की। एकादश शिलालेख, 11वां जो शिलालेख है सम्राट अशोक का, इसमें हमें कौन सी जानकारी पढ़ने को मिलती है? तो एकादश जो शिलालेख है इसमें धम्म शिक्षा, धम्म दान को महान बताया गया है। धम्म शिक्षा, धम्म दान को महान बताया गया। धम्म शिक्षा, धम्म दान को किसमें महान बताया गया? एकादश शिलालेख में। तो हमने यहाँ पर प्रथम शिलालेख, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम और एकादश शिलालेख की जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं 12वें शिलालेख के बारे में। 12वां जो शिलालेख है उसमें कौन सी जानकारी वर्णित की गई है, इसे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप संजो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं द्वादश शिलालेख। अगला जो द्वादश शिलालेख है उसमें सम्राट अशोक ने कौन सी जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी का वर्णन किया है अपने समकालीन या फिर अपने किए हुए कार्यों से समकक्ष? तो अब हम बात कर लेते हैं द्वादश शिलालेख। द्वादश शिलालेख के बारे में हम बात कर लेते हैं जो सम्राट अशोक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। द्वादश शिलालेख यानी 12वां शिलालेख। बात करते हैं द्वादश शिलालेख में सम्राट अशोक ने क्या किसकी जानकारी को बताया गया है? तो इसमें सम्राट अशोक ने सर्व धर्म समभाव, हर एक धर्म को अच्छा मान दो, सम्मान दो और उसकी मतलब आलोचना ना करो, सर्वधर्म समभाव। और इसके साथ में ही सम्राट अशोक ने बताया वाणी संयम, वाणी के ऊपर कंट्रोल रखो, संयम बरतो, वाक पटुता को अपनाओ। इसका वर्णन सम्राट अशोक ने अपने द्वादश अभिलेख में किया। उसके बाद नंबर 13 त्रयोदश शिलालेख।
त्रयोदश शिलालेख जो हैं इसमें सम्राट अशोक ने कौन सी जानकारी का वर्णन किया है? तो हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, द डिटेल ऑफ कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का वर्णन, यह सवाल कई बार कई कंपटीशन के अंदर पूछा गया है, ध्यान रहे। आगे बात करते हैं सम्राट अशोक के द्वारा अंतिम 14 जो शिलालेख हैं या फिर चतुर्दश शिलालेख, अंतिम जो शिलालेख हैं सम्राट अशोक का, उसमें कौन सी जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है? तो सम्राट अशोक द्वारा किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति, किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति का उल्लेख हमें 14 शिलालेख से पढ़ने को मिलता है। तो साथियों, इस चैप्टर के माध्यम से हमने सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में जानकारी ली है। अभिलेख कहाँ से मिले हैं, किसके द्वारा खोज की गई है, इसके अलावा स्तंभ लेख और स्तंभ लेख के अलावा गुहा लेख की भी विस्तृत चर्चा की। साथ ही बहुविकल्पी प्रश्न में जो पूछे जाने वाले अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु के बारे में भी जानकारी ली। धन्यवाद।